इंडिया में एयर पोल्यूशन का लेवल WHO की सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कई इंडियन सिटीज में काफी ज्यादा है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर साल भारत में 20 लाख से अधिक लोग एयर पोल्यूशन से संबंधित बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। एयर पोल्यूशन कई सोर्सेस से आता है, जैसे कि गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज और कोल प्लांट्स। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इस्तेमाल करने वाला देश है और अपनी करीब 70% बिजली बनाने के लिए कोल का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उचित प्रबंध न होने और पुराने इनएफिशिएंट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के चलते कोयले पर अत्यधिक निर्भरता हमें भारी पड़ती है। 2024 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) का टारगेट है कि PM यानी के पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 लेवल्स को 2024 तक 20 to 30% कम किया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? इसके लिए हमें प्रेजेंट कंडीशन को ठीक से समझना पड़ेगा। क्या आपको पता है कोल का इतिहास कितना पुराना है? कोल एक दिन में नहीं बनता। ये लाखों करोड़ों सालों से धरती के अंदर चल रही प्रक्रिया का नतीजा है। कभी घने जंगल हुआ करते थे, जिनमें मोटे ताड़ के पेड़ और हरे भरे पौधे थे। टाइम के साथ साथ ये जंगल मिट्टी के अंदर दबते चले गए। फिर धरती के अंदर के गर्मी और प्रेशर ने इन सब चीजों को कोल में बदल दिया। कोल के जलने से डेंजरस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सीधे लंग्स में जाकर रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से एसिड रेन होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये गैसेस ओजोन और स्मॉग की वजह से बनती है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। मर्करी एंड हेवी मेटल्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सोचिए, ये पोल्यूटेंट्स हवा में होते हैं जिसे हम इनहेल कर रहे हैं और इसका हमारी बॉडी पे कितना एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। PM 2.5 हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये पोल्यूशन का सबसे टाइनी पार्टिकल है, जो ह्यूमन हेयर्स से भी 20 गुना पतला है। यह आपके बॉडी की डिफेंसेस को बाईपास करके लंग्स में फंस सकता है या ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है। PM 2.5 के एक्सपोजर में आने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। कुछ स्टडीज ने दिखाया कि जब PM 2.5 का लेवल किसी सिटी में बढ़ता है तो एडमिट होने वालों के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। PM 2.5 ब्लड सर्कुलेशन में जाकर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क हो सकता है। लंबे टाइम तक PM 2.5 के एक्सपोजर से कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि PM 2.5 ब्रेन तक पहुंच सकता है, जिसे थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम और डिमेंशिया हो सकता है। बच्चों पर इसका ज्यादा असर होता है क्योंकि उनका लंग्स और ब्रेन अभी डेवलप हो रहे होते हैं। स्टडीज बताती है कि बचपन में ज्यादा PM 2.5 के एक्सपोजर में आने से लंग्स की कैपेसिटी और ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकता है। जब कोल जलता है तो एनर्जी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड उस सल्फर से आती है जो कोल में होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, जो फिर हवा में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये एसिड हवा में पहले से मौजूद टाइनी पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन होकर और फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं, जिन्हें हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोल हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है। हम सब कोल की क्वालिटी के बारे में कम जानते हैं, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ को कितना प्रभावित कर सकता है, क्या आपको पता है? वैसे तो सभी टाइप्स के कोल पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लोअर ग्रेड कोल्स ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वो हायर ग्रेड कोल्स की तुलना में ज्यादा मात्रा में पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया प्रेडोमिनेंटली रिलाई करता है लो ग्रेड कोल जैसे कि लिग्नाइट, जो सस्ता है बट लो क्वालिटी का है। लो ग्रेड कोल्स जैसे लिग्नाइट ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं।
लिग्नाइट में ज्यादा ऐश और सल्फर कंटेंट होता है, जिससे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर बनते हैं। कोल कंबशन में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और तेजी से हो रहा है और इसके कारण डेंजरस हीट वेव्स आ रही है। क्लाइमेट चेंज के साथ क्रॉप्स, फॉरेस्ट्स और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पर भी असर पड़ता है। पर्टिकुलेट मैटर हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा स्मॉग और हैज भी क्रिएट करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिसरप्ट करता है। 2024 में IPCC ने वार्न किया है कि अगर ग्लोबल कार्बन एमिशंस कंट्रोल नहीं किए गए तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो सकते हैं। तो क्या हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देकर इस क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) एक ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म है जो एनालिसिस, डेटा और पॉलिसी एडवाइस देता है ताकि देश सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी पा सकें। इसका फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और ग्लोबल एंगेजमेंट। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे हाइड्रो पावर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनका शेयर 41.4% है। न्यूक्लियर पावर का योगदान 1.6% है। इससे पता चलता है कि इंडिया के पावर सेक्टर में क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ एक बदलाव हो रहा है। IEA के अनुसार न्यूक्लियर पावर इंडिया के एनर्जी मिक्स को बदलने और कार्बन एमिशंस कम करने में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। काकरापार यूनिट 3 इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिकली बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस है। NPCIL ने हर साल एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर कमीशन करने का कमिटमेंट किया है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ध्यान रखने में बड़ा योगदान हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड पावर पोल्यूशन कम करते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये सोर्सेज जॉब क्रिएशन जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं। इसके साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबली पूरा करने के लिए एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन देता है, खासकर वहां जहां ट्रेडिशनल लार्ज स्केल रिएक्टर्स फीजिबल या इकोनॉमिकल नहीं हो सकते। ये नेट जीरो कार्बन रिपोर्ट के गोल्स के साथ भी मैच करेगा और सस्टेनेबल और बेनिफिशियल एनर्जी फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ आप इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल, रेगुलर क्लीनिंग, मॉनिटर एयर क्वालिटी, पर्सनल हाइजीन एंड इंडोर प्लांट्स। ऐसे इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं जिनका लार्जर लीफ सरफेस एरिया हो और जो पर्टिकुलेट मैटर को ट्रैप और एब्जॉर्ब करके एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद कर सके, जैसे कि अरेका पाम, बोस्टन फर्न, रबर ट्री, स्नेक प्लांट और पीस लिली। इन टिप्स से इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार, इंडस्ट्रीज और हम सभी को मिलकर और जिम्मेदारी से काम करना होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी हील द अर्थ, वी हील आवरसेल्व्स।